अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। हमने देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं और उनके रिजल्ट में हमें कौन कौन से फिनोमेना जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करें हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं 3 डिस्टिंक्ट वेज में। 3 तरह से वो इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ और वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी पे। अगर ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएशंस हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, कौन सा फिनोमेना में मिलेगा। इंटरमीडिएट एनर्जी वाले होंगे रेडिएशन तब क्या होगा, और जब लोअर एनर्जी वाली रेडिएशंस होंगी जब मैटर के साथ वो इंटरेक्ट करेंगी तब कौन से प्रोसेस हमें नज़र आएंगे। तो वो सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, फिर उनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे वो प्रोसेस कौन कौन से हैं, रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ कितने तरीकों से इंटरेक्ट करती है, वो 3 तरीके हैं जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो मैटर के साथ कितने तरीकों से इंटरेक्ट करती हैं और वो प्रोसेसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके आंसर में भी आपने ये 3 पॉइंट लिख देने हैं। तो यहाँ से आज जो पहला वाला प्रोसेस है वो हम रीड करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर इंशाल्लाह जो है हम कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। आज का हमारा मेन टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से ही जो कुछ चीज़ जाहिर है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेम है फोटो एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस या करंट का फ्लो, ठीक है। और फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट का काम है और कुछ ना कुछ करंट का काम है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या कह रही है जी, द emission of electrons from a metal surface when exposed to light of suitable frequency is called the photoelectric effect। अब हम चलते हैं जी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। डायग्राम में देखें, जो बेसिक चीज़ें हम आपको बता देती हूँ साथ साथ। ये हमारे पास है एक अदद ग्लास ट्यूब, ठीक है। एक्स के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसमें और कुछ चीज़ मौजूद नहीं है सिवाय 2 इलेक्ट्रोड्स के। एक कैथोड होता है यहाँ पे और एक होता है एनोड। कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है और एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास हमने लाइट, इंस्टेंट लाइट फॉल करनी है, ठीक है। और फिल्टर लगा देना है। फिल्टर से क्या होगा कि जो भी हम लाइट फॉल करेंगे उसमें से किसी एक मखसूस कलर की लाइट जो है वो फॉल करेगी कैथोड पे, और बाकी सारी की सारी लाइटें जो हैं वो लाइट्स के कलर जो हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक एमीटर लगाया हुआ है ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और रियोस्टेट लगाई हुई है। ये किस मकसद के लगाया हुआ है ये आपको आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है जी, इंसिडेंट लाइट फॉल करती है कैथोड पे। जैसे ही लाइट कैथोड पे फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी एनर्जी, और एनर्जी मिलने की वजह से अगर वो एनर्जी सफिशिएंट हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से बाहर आ सके, तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आएंगे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एनोड जो है उसको जो है अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं इस पूरे सर्किट में, ठीक है। और हमें एमीटर से पता चल जाता है कि कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। रीड आउट कर लेते हैं जी। कहते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। एक हमारे पास ग्लास ट्यूब है, उसके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ए एंड सी। ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है। सी को कैथोड बोलते हैं, ए को एनोड बोलते हैं। When monochromatic light is allowed to shine on cathode, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है किसी सिंगल कलर की लाइट को हमने कैथोड पे फॉल करना है, तो क्या होगा, इट बिगन्स टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना स्टार्ट कर देगी। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव एनोड एंड द रिजल्टिंग करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर। और कहते हैं करंट स्टॉप हो जाएगा जैसे ही हम लाइट को कट ऑफ करेंगे। अगर लाइट फॉल कर रही है तो करंट फ्लो करता रहेगा। जैसे ही हम लाइट को कट ऑफ करेंगे, लाइट को बंद करेंगे, फौरन से जो करंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमें ये साबित हो जाएगा, ये हमें प्रूफ हो जाएगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो कर रहा है किस वजह से, लाइट की वजह से। बैटरी हमने लगाई हुई लेकिन बैटरी की वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे सी और ए के दरमियान कोई इसको हमने अटैच नहीं किया हुआ,
तो सर्किट में करंट तब तक फ्लो नहीं करता जब तक वो अटैच ना हो, उसमें कोई भी खाली जगह या गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बैटरी के लगाने के बावजूद करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट सिर्फ तब फ्लो करेगा जब हम यहाँ पे लाइट को फॉल करेंगे। लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड से और वो जाके एनोड पे कलेक्ट होंगे और करंट फ्लो करना जो है वो शुरू कर देगा। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी है किसी इलेक्ट्रॉन की, जिस एनर्जी के साथ जो है वो एनोड तक पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो बैटरी के टर्मिनल हैं उनको हमने कर देना रिवर्स। जैसे ही हम बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स करेंगे, सी को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे और ए को जो है हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। फिर जब लाइट फॉल करेंगे तो देखें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट हो पाएंगे। करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम जो है वो बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, नेगेटिव करते जाएं मजीद, तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। इन दिस कंडीशन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द एनोड एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। अगर पोटेंशियल जो है वो इतना नेगेटिव कर दिया जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड तक ना पहुंच पाए, तो उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको वी नॉट से जाहिर करते हैं। और अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का पता हो और हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता है तो वहां से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में एनर्जी निकालते हैं और वो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाती है, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ई। ठीक है जी, हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, कैसे वो कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी होती है। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम एनर्जी के साथ मेटल से नहीं निकल रहे, कुछ ज़्यादा एनर्जी से निकलेंगे और कुछ की एनर्जी जो है वो कम होगी। यहाँ पे बता रहे हैं एम क्या है, मैस है, वी वेलोसिटी है, ई क्या है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकल रहे हैं वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। लाइट पे तो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमने देख लिया वो अपनी एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने ये देखना है कि वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, यानी कि कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं या फिर ब्राइटनेस पे डिपेंड करते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इंटेंसिटी के हिसाब से, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी के हिसाब से। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, कि कोई लाइट जो है वो कितनी ब्राइट है। और ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। अगर किसी रेडिएशन जो है उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा है दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर ब्राइटनेस कम है दैट मीन्स इंटेंसिटी कम है, दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है। और जो भी फोटोन है अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगर नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स कम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम निकलेंगे। एक दूसरे के डायरेक्टली वेरी करता है। तो इसलिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्राफ हमने बनाया हुआ है दो डिफरेंट इंटेंसिटी पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा हुआ हमने, और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमने लिया पोटेंशियल। यहाँ से आप देख सकते हैं जो I1 है उसकी लाइन देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जो नीचे वाली लाइन है कम इंटेंसिटी वाली वो ये शो कर रही है कि करंट कम फ्लो कर रहा है और इंटेंसिटी I2 ज़्यादा है तो करंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, और जो क्योंकि इंटेंसिटी चेंज है करंट चेंज है लेकिन सेम लाइट की एनर्जी की फोटोन्स आ रहे हैं, सेम एनर्जी वाले फोटोन्स आ रहे हैं, लिहाजा उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो देखिए आप जब पीछे कर्व आपने इनको इंक्रीज किया, आपने पोटेंशियल को नेगेटिव किया, तो सेम पॉइंट पे जाके दोनों इंटेंसिटी की फॉर्म में जो आपके पास करंट है वो स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी चेंज करने से फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती, उनकी एनर्जी सेम रहती है, जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा निकलेंगे अगर इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो। दूसरी कर्व हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने देखना है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी। इन कर्व है हमारे पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए। दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये है कि दो डिफरेंट कलर्स की लाइट हम लेंगे जिनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, एक दफ़ा फर्ज कर ले हमने
रेड कलर की लाइट ली है और दूसरी दफ़ा जो है हम ब्लू कलर की लाइट लेंगे। तो डिफरेंट कलर की लाइट अगर हम इंटेंसिटी जो है वो सेम रखें, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स जब हम सेम रखेंगे, सेम अमाउंट के नंबर ऑफ पैकेट्स जो हम फ्लो करेंगे, इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ पैकेट सेम है, तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे वो सेम रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होंगे, दैट मीन्स कि करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट कलर की लाइट्स हमने ली, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट्स हमने ली, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि करंट जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड सेम फ्लो कर रही है। लेकिन जैसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फाइंड करने जाते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए देखें, जिस लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी ज़्यादा होगा, और जो फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये डिटरमिन करती है कि जो पैकेट्स हैं वो किस पैकेट्स की एनर्जी ज़्यादा है और किस पैकेट की एनर्जी कम है, किसको रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए और किसको रोकने के लिए कम पोटेंशियल चाहिए। और इंटेंसिटी जो हमें बताती है कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर इंटेंसिटी कम है तो करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। तो 3 तरह की बातें हमने डिस्कस कर ली। पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, किस तरह से एनर्जी के फॉल करने से, रेडिएशन के फॉल करने से करंट फ्लो करता है। फिर हमने देख लिया कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी उनकी हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ चेक कर लिया। फिर हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, या कि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं। फिर अब हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेना है पॉइंट्स की फॉर्म में। तो the important results of the experiment are given below. The electrons are emitted with different energies. यहाँ से देख लिया हमने कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, और जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करती है पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे। इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे सेम एनर्जी के साथ क्यों नहीं निकलते, क्योंकि हमें पता है मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो सारी मेटल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल सरफेस के पास पास होंगे वो तो फौरन से बाहर आ जाएंगे विद द मैक्सिमम एनर्जी, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मेटल के इनर सरफेस में से आ रहे हैं, इनर लेयर में से आ रहे हैं बिटवीन द एटम्स, ठीक है, जब वो बाहर निकलेंगे या बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनको कोलिजन का सामना करना पड़ेगा विद द एटम्स ऑफ द मेटल। इसीलिए जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको जो है वो उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ वेस्ट हो चुकी होती है, इसीलिए वो कम एनर्जी के साथ निकलते हैं, ठीक है। तो आगे सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करती है, एक मिनिमम एनर्जी ऐसी ज़रूर होती है जिससे कम एनर्जी से अगर हम रेडिएशन फॉल करते हैं, कम एनर्जी का पैकेट जो हम फॉल करते हैं, क्वांटा फॉल करते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकलते। उस फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल टू मेटल चेंज होती है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है उसको चेंज कर करके देखा गया और काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका रिलेशन लिया गया है। यहाँ पे देखें तो एफ नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर तो आए लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। उनके पास इतनी सफिशिएंट बस एनर्जी थी कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ गए हैं, फिर उसके बाद उनके पास एनर्जी नहीं है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जो भी सरप्लस एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। लेकिन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकलेगा। थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटेनियसली एमिट होते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइंस ओनली देयर नंबर। इंटेंसिटी का मतलब है सिर्फ नंबर, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उनकी पैकेट्स की एनर्जी पे, ठीक है, पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी पे। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटेनियसली बाहर आ जाते हैं मेटल में से। जब भी किसी सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन फॉल करेगा मेटल पे तो वो फौरन से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर लेके आ जाएगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो कहते हैं दीज रिजल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
Increasing the intensity of incident light should increase the kinetic energy of emitted electrons, which contradicts the experimental results. Thus, classical theory cannot also explain the threshold frequency of light. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।